हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे केमिकल प्रॉपर्टी, जो आपकी वेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें देख सकते हैं पहली आपकी प्रॉपर्टी है जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कार्बोनिल रिएक्शन। कार्बोनिल रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी रिएक्शन है ये क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होती है। यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपका मेन सब्सटेंस है वो आपका एमीन होता है। अब ये जो एमीन है आपकी या तो 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन हो सकती है या फिर आपकी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो सकती है। एरोमेटिक एमीन को आप एरिल एमीन भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपकी 1 डिग्री एमीन है, चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली के साथ में हीट किए जाते हैं। तो आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर फिनाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ये जो आपके कंपाउंड होते हैं ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। इनकी जो स्मेल है बहुत ही ख़राब होती है। तो ये आपका एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि नेम्ड रिएक्शन भी है, साथ साथ में एमीन्स का केमिकल टेस्ट भी है और आपका क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई लैब में ऐसा केमिकल है जो कि अननोन है, आपको शक है कि वो क्लोरोफॉर्म है, तो आप एमीन्स के साथ में 1 डिग्री एमीन के साथ में एल्कली के साथ में इसको अगर हीट करें और उसमें अगर फाउल स्मेलिंग आती है तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वो आपका क्लोरोफॉर्म है। तो इसमें 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली आपकी ये है, इसमें केवल 1 डिग्री एमीन ही आपका इन्वॉल्व होता है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स आपके नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड द कार्बोनिल रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। तो एरिल एमीन या एलिफैटिक एमीन दोनों ही आपके होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है या दूसरी जो बात है आपको ये याद रखनी है, ये जो आपका है नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है, और जो आपका इसमें प्रोडक्ट बनता है उसकी फाउल स्मेल होती है। लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका टेस्ट है ये एमीन्स एंड क्लोरोफॉर्म दोनों के लिए होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका ये नेम्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद HNO2। एक चीज आपको बता दें, ये चीज हम कंफर्म करने से पहले कि ये जो आपका रिएक्शन है इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंस करते हैं। यानी कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एमीन को कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो प्राइमरी एमीन है आपकी वो नाइट्रस एसिड, इसको बोलते हैं HNO2, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करती है। NaNO2HCl होता है इसका मिक्सचर। तो उसमें एल्किल डाइजोनियम साल्ट बनता है। देखिए प्राइमरी एमीन के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो एल्काइल डाइजोनियम साल्ट बनेगा, जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर जो डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप है वो आपका OH से रिप्लेस हो जाता है और आपका नाइट्रोजन गैस फॉर्म होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हम सर्किल किए थे क्योंकि ये आइडेंटिटी है। जो आपके आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेते हैं एक एमीन है कैपिटल ए, उससे HNO2 या फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है और आपका उसमें N2 गैस इवॉल्व होता है, सजेस्ट द टाइप ऑफ एमीन। तो आप बहुत आसानी से इसमें आंसर दे सकते हैं, द रिक्वायर्ड एमीन इज 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें उनके लिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है 1 डिग्री एरिल एमीन या फिर एरोमेटिक एमीन। इसमें भी आप करते हैं तो यहाँ पर आपका एरिल डाइजोनियम साल्ट बनता है। देखिए दोनों 1 डिग्री के केस में हमेशा डाइजोनियम साल्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। और वो डाइजोनियम साल्ट हमेशा आपका हाइड्रोलिसिस के बाद में नाइट्रोजन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है 1 डिग्री एमीन के लिए, जैसे आपको 3 एमीन दे दिए जाएं, बता दिया जाए कि एक आपकी 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपको 3 बॉटल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें फर्स्ट बॉटल में मतलब तीनों बॉटल्स में आपकी एमीन्स हैं। एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री है। अब आपसे बोला जाए इनको आइडेंटिफाई करिए, तो क्या करेंगे, जिस बॉटल से HNO2 से रिएक्शन करने के बाद में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो तो समझ जाइए कि वो आपकी 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो आपका है रिएक्शन ये इस बेसिस से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 2 डिग्री एलिफैटिक एमीन। तो 2 डिग्री एलिफैटिक एमीन में अगर इसको हम कराते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो यहाँ पर एक पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन। वो बाद में उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो ये बाद में आपका एल्काइल नाइट्रोसोएमीन बनाता है, ठीक है, एन एल्काइल नाइट्रोसोएमीन। ये आपका येलो ऑयली लिक्विड होता है। आइडेंटिफिकेशन में आपको इसका कलर ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपके आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन का इवोल्यूशन था, इसमें
येलो ऑयली लिक्विड फॉर्म होता है, और जो आपका येलो ऑयली लिक्विड फॉर्म होता है यहाँ पे नीचे हमने मेंशन किया है कि ये आपका वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये दो चीज़ें आपको लर्न रखनी है, और इस 1 डिग्री के केस में आपको नाइट्रोजन का इवोल्यूशन ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है 3 डिग्री एलिफैटिक एमीन। तो 3 डिग्री एलिफैटिक एमीन जो है आपका अमोनियम साल्ट फॉर्म करती है, ठीक है, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। तो अभी जो हम अब बता रहे थे कि जो HNO2 है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफरेंस करता है। तो देख सकते हैं इसमें याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं। 1 डिग्री के साथ जब रिएक्शन करता है तो आपका बनता था नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता था। बट 2nd डिग्री के केस में आपका नाइट्रोसामीन बनता था, ठीक है, और 3rd डिग्री के केस में आपका अमोनियम साल्ट फॉर्म होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि जो आपका एरिलेमीन है क्या उसके साथ में सेम रिएक्ट करता है HNO2? तो बिल्कुल सेम रिएक्ट करता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टर्शियरी एरिलेमीन है उसमें सब्सटीट्यूशन हो जाता है, ठीक है। बाकी सब आपके एमीन जैसे उसमें नाइट्रोसामीन 2nd डिग्री एलिफैटिक में बनता था, सेम वे में 2nd डिग्री एरिलेमीन में भी एन नाइट्रोसामीन बनता है, ठीक है। और ये जो आपका टर्शियरी में यहाँ पर अमोनियम साल्ट बनता था वो यहाँ पर साल्ट नहीं बनता, यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाता है एन नाइट्रोसो एनिलीन, जो कि रिंग सब्सटीट्यूशन के थ्रू फॉर्म होता है। तो ये आई थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके केमिकल रिएक्शंस आते हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, या फिर आपके व्हाट हैपेंस व्हेन, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हिंसबर्ग रीजेंट। तो हिंसबर्ग रीजेंट है आपका, वो क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। ये C6H5SO2Cl जो आपका दिया है ये हिंसबर्ग रीजेंट है। हिंसबर्ग रीजेंट का मतलब होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिंसबर्ग जो टेस्ट है ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। तो आज हमने आपको 2 टेस्ट बताए हैं, एक अभी ये डिस्कस करने जा रहे हैं, और एक इससे पहले हमने HNO2 से रिएक्शन जो बताया था वो था। तो देखते हैं इसमें 1 डिग्री एमीन जो है आपका हिंसबर्ग से रिएक्शन करके एक सल्फोनामाइड बनाता है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब देखिए ये जो आपका सल्फोनामाइड है ये एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। एल्कली का मतलब होता है बेस में, ठीक है, और जो बेस हैं आपके वो कैसे कैसे होने चाहिए, NaOH है, KOH है, इस तरह की जो बेस हैं स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें क्या होता है ये डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन है जो हमने ग्रीन सर्किल कर दिया है, ये आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो आपके एल्कली हैं इसमें ये डिसॉल्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है ये आपका कंपाउंड कहीं मेंशन किया जाता है और या नहीं मेंशन किया जाता है, आपसे पूछता है कि ये डिसॉल्व हो जाता है, तो आप सजेस्ट करिए। तो उसमें एक चीज़ आप हमेशा सजेस्ट कर सकते हैं कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन जरूर होगा, तभी वो आपका बेस में डिसॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट आपका है 2nd डिग्री एमीन। 2nd डिग्री एमीन में केवल आपका एक ही हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास में 2 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हो गया हिंसबर्ग रीजेंट से, ठीक है, बट एक आपका बच गया जिसकी वजह से ये एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पर केवल एक ही आपका हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये आपका रिप्लेस हो जाता है हिंसबर्ग रीजेंट से। यहाँ बनता है एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस होल मॉलिक्यूल में कहीं पर भी आपका कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। जो आपकी नाइट्रोजन की वैलेंसी हैं 3 वैलेंसी हैं, 2 आपकी एल्काइल ग्रुप से बैलेंस हो जा रही हैं और 3rd जो है आपकी सल्फर से बैलेंस हो जाए, तो नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए जो आपका ये कंपाउंड है ये इनसोल्यूबल है एल्कलीज में, यानी कि NaOH में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ऑप्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। 3rd आपका है 3 डिग्री एमीन के लिए। 3 डिग्री एमीन में रिएक्शन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर उसके पास में हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी जो है वो आपकी एल्काइल ग्रुप से बैलेंस हो रही है। कैसे हो रही है देख सकते हैं, जैसे ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन की देखिए एक इधर ये एल्काइल ग्रुप से बैलेंस हो रही है, एक यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप से बैलेंस हो रही है, और एक ये जो वैलेंसी है, ये जो बॉन्ड है ये एल्काइल ग्रुप से बैलेंस हो रहा है, अटैच है।
तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये आपका हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता है। अब बात आती है इसको हम कैसे माने कि ये डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 डिग्री एमी के साथ में ऐसा आपका कंपाउंड बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस में डिजॉल्व हो जाता है, सोल्यूबल होता है। 2nd डिग्री एमी के साथ में हिंसबर्ग रीजन क्या करता है, ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, या यहाँ पर इन जनरल दे सकते हैं सल्फोनामाइड बनाता है। ठीक है, अगर नाम नहीं देते हैं तो कॉमन नेम सल्फोनामाइड बनाता है, या एक ऐसा सल्फोनामाइड बनाता है जो एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हिंसबर्ग रीजेंट 1 डिग्री एमीन के साथ में एक ऐसा सल्फोनामाइड बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। 2nd डिग्री एमीन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ में एक ऐसा सल्फोनामाइड बनाती है जो कि एल्कलीज में डिसॉल्व नहीं होता है, अनसॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका हिंसबर्ग 3rd डिग्री एमीन के लिए 3 डिग्री एमीन जो है आपका हिंसबर्ग रीजन के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता है। यहाँ पर किसी भी टाइप का सल्फोनामाइड या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इसमें जो आपकी 3 डिग्री एमीन है इसमें कोई भी हाइड्रोजन आपका एसिडिक नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब कोई ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, सेम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जिसकी वजह से ये आपका रिएक्शन करता है। तो यहाँ हमने एक चीज़ मेंशन कर दी है, ओनली दैट एमीन्स विच हैव एसिडिक हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रीजन। ये आप ध्यान रखिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप के मल्टीपल चॉइस या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आए वो आपसे हो जाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप प्रीवियसली भी थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो रिएक्शन है वो आपका ब्रोमिनेशन है, हाइड्रोजनेशन है। यहाँ पर एनिलीन पर जब ब्रोमीन वाटर के साथ में ब्रोमिनेशन होता है तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है इसमें जितनी भी आर्थो पैरा पोजिशंस होती हैं वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाते हैं, सॉरी सारे के सारे सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका जो ब्रोमीन है इसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, ये होता है पैरा और यहाँ ये भी आपका ऑर्थो। ये दो आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन जो है इसमें पूरा जो है कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड रहता है। लोग कह सकते हैं जो आपका एनिलीन है वो सारे आर्थो और सारे पैरा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन कर लेता है क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। अब बात आती है अगर आपको कहीं प्रोडक्ट ऐसा चाहिए हो जिसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन आपको केवल मिले, यानी कि केवल आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर चाहिए हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि जो एनिलीन है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अगर इसकी हम रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर लें तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा। अब ये जो आपका कंट्रोलिंग है ये कैसे हम करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एसिटिलेशन जो होता है, एसिटाइलेशन एक होता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, अगर हम इस पर करते हैं देन उसके बाद अगर ब्रोमिनेशन हम करते हैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलता है। कैसे मिलता है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आपका NH2 ग्रुप है, ठीक है, सबसे पहले ये जो NH2 ग्रुप है इसकी एक्टिविटी को हमें कंट्रोल करना होता है, या इस ग्रुप को हमें ब्रोमिनेशन से क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। ये ब्रोमिनेशन कर ना पाए उसे प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये जो आपका एसिड एनहाइड्राइड है ये एज प्रोटेक्टिंग रीजेंट की तरह एक्ट करता है या प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका एनिलीन है, एनिलीन को सबसे पहले क्या करते हैं, एसिटिलेशन कराते हैं पिरिडीन के प्रेजेंस में। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO का होल ट्वाइस, वो ये इस पर क्या करता है, यहाँ पर जो आपका लोन पेयर है उस पर सबसे पहले क्या करता है, ये एडिशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर एक एमाइड बना देता है जिसको हम बोलते हैं N-फेनिल एथेनामाइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनिलीन एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके पहले N-फेनाइल इथेनामाइड बनाता है। ठीक है, ये जब बन जाता है यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है यहाँ पर, अब ये उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता है जितना यहाँ पे कर सकता था। ठीक है, सारा खेल इसमें लोन पेयर का है।
तो लोन पेयर को क्या करता है, ये जो इधर इतना ग्रुप है ये कंट्रोल कर लेता है, उसे जाने नहीं देता है किस तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ, बेंजीन न्यूक्लियस की तरफ, या एरिन जो आपका है ये पाई बॉन्ड ये इस तरह से। तो ये जो है बेंजीन न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप। तो ये जो आपके लोन पेयर हैं ये इस तरफ जा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर COCH3 ये जो आपका एसाइल ग्रुप है वो ऐड हो जाता है, वो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। जब ये आपका कंपाउंड थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाता है देन उसके बाद जब ब्रोमिनेशन कराते हैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ पर एक मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है जो कि पैरा ब्रोमो एंड फेनिल एथेनामाइड बनता है, ठीक है। ये आपका मेजर है पैरा, मोस्टली जो आपके पैरा प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, बेंजेनाइड कंपाउंड्स में वो आपके स्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं और वो अच्छे से एग्जैक्टली किसी क्रिस्टल में फिट हो जाते हैं। तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका होता है। अब इस पर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस या फिर वाटर हाइड्रोलिसिस, तो ये आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर केवल आपका पैरा पोजीशन पर ही ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आपका ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे चाहें तो दिखा सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही पोजीशन सब्स्टिट्यूशन किया है। यहाँ पर केवल पैरा पोजीशन ये जो आपकी है इसी पर सब्स्टिट्यूशन हुआ था। यहाँ पर ये जो आपका प्रोडक्ट बना था ये कैसा था, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड था। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 तीनों पोजीशंस क्या हुई थी, सब्स्टिट्यूट हुई थी। यहाँ ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, बट यहाँ पर आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको इधर आने नहीं देता है, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब बात आती है ये ऐसा कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक ग्रुप बना रखा है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं, जब ये एसाइल ग्रुप इससे अटैच हो जाता है तो जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो कार्बन C डबल बॉन्ड हो, यानी कि जो एक कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये इधर लालच में फंस जाता है, ठीक है। इधर थोड़ा सा इसको इजी रहता है यहाँ जाने से, तो ये क्या करता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि यहाँ भी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, बट ये ज़्यादा एक्टिव होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखिए सारे कार्बन ही कार्बन है नाइट्रोजन के बाद, बट यहाँ पर एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। तो आप ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में भी स्टडी किए हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर होती है, एबिलिटी होती है। तो बिल्कुल वही यहाँ पर ऑक्सीजन कर रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, विड्रॉ करता है। पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है यहाँ से, फिर जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीक हो जाती है तो कार्बन भी क्या करता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। और नाइट्रोजन की जो लोन पेयर हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर ये दोनों आपके क्या हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो ये जो आपका एक्टिविटी कंट्रोल हो रहा है एमिनो ग्रुप का, वो थ्रू रेजोनेंस हो रहा है, या यहाँ पर कह सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर रेजोनेंस इन बेंजीन। यानी कि जो आपका डोनेशन है जो इस तरफ होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए इस तरफ डोनेशन होना चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं हो पाता है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, और जब तक ये इन्वॉल्व नहीं हो पाता तब तक यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमिनेशन कर देता है, ठीक है। तब तक ये रेजोनेंस में ही फंसा रहता है और यहाँ ब्रोमिनेशन आ जाता है, हो जाता है, ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पर आपको फाइनली पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाता है। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बहुत एक डीप पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कैसे हुआ है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है नाइट्रेशन है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। जैसे कि उसमें ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता था, ऐसे ही नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जो है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर NO2 प्लस जो है वो आपका
एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, और यहाँ पर Br+ जो था वो एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर HNO3 एंड H2SO4 जो है ये आपका एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा। इधर हम इसको मेंशन किए दे रहे हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कहीं भी नाइट्रेशन अगर कराना होता है तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगता है। ये आपका है HNO3, और दोनों कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। H2SO4 ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्लोज किए गए हैं। तो जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर आपके 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ये आपका देखिए पैरा है, ये मेटा है, और ये आर्थो है। अभी तक आपने जितने भी सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं उसमें कहीं भी ऐसा रिएक्शन आपने नहीं देखा होगा जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूशन में तीनों आपके प्रोडक्ट बन जाएँ। तीनों का मतलब मेरा आर्थो, मेटा, पैरा से है। यहाँ पर ये आपका जो प्रोडक्ट है इसको पैरा प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये मेटा प्रोडक्ट है, ये आपकी पोजीशन मेटा होती है। और ये क्या है, ये आपका आर्थो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि आर्थो, मेटा, पैरा तीनों आपके प्रोडक्ट एक ही रिएक्शन में बन गए हैं। अब इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब कैसे आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना पाएंगे। आपको जैसे पैरा इसमें बनाना है तो पैरा ही हमारा रहे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएं। तो जैसे भी हमने आपको यहाँ बताया है कि ग्रुप का प्रोटेक्शन आप कर दीजिए, एसिटिलेशन आप कर दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड से पहले उसको ट्रीट करिए, ये आपका बनेगा। फिर आप जब ये चीज़ करेंगे तो आपको केवल पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पर चाहें तो उसको इस तरह से कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो NH3 था यहाँ तक पहले इसको आप लाइए, ठीक है। उसके बाद में फिर जब आप इससे ट्रीट करेंगे तो केवल आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके दोनों प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ये देख सकते हैं आप, जो आपका एनिलीन है इसको हम, इसके जो एमिनो ग्रुप है इसको हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं, जैसे भी प्रीवियसली में डिस्कस किया था। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में त्रिडीन के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो पहले आपका एक एमाइड बनेगा, ठीक है। फिर एमाइड पर नाइट्रेशन करेंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट एक बनेगा जो कि आपका पैरा प्रोडक्ट होगा। और फिर इस पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, उसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। ये आपका होता है। तो ये जो आपका NH2 ग्रुप है इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं इसकी एक्टिविटी को, और अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। थर्ड आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन। तो उसमें SO3H ग्रुप जो है उसका एडिशन होता है बेंजीन न्यूक्लियस पे। तो यहाँ भी यहाँ देख सकते हैं, पहले क्या करते हैं इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर CHCO3 है आपका, यहाँ पे गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिए। ये आपका कंसंट्रेट H2SO4 है, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 से पहले ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके HSO3 को अट्रैक्ट कर लेता है और ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एक साल्ट है ये आपका। फिर साल्ट को हीट करते हैं। यहाँ पर ये जो आपका SO3H है ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। पैरा सल्फोनिक एनिलीन ये आपका फॉर्म होता है। फिर इसका रीअरेंजमेंट आपका एक ऐसे डाइपोलर स्पीसीज में होता है जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। यहाँ पे मेंशन भी किया है
ड्यूटेरायन अभी आप बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी तक के लिए केवल इसकी जानकारी आप रखिए कि ड्यूटेरायन क्या होता है। एक ऐसी डाईपोलर स्पीसीज होती है जिसमें एक बेसिक ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, दोनों चार्ज होते हैं, यानी कि इन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। ऐसी स्पीसीज को ड्यूटेरायन बोलते हैं। तो ये आपका फाइनली जो प्रोडक्ट होता है ये इस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जो रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, वो भी आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। चाहे आपका एल्काइलेशन हो या आपका एसाइलेशन हो, दोनों ही आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। बट यहाँ पर जो एनिलीन है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है जब आप उसको AlCl3 के साथ में ट्रीट करते हैं। यहाँ पर इसको चाहें तो हम एनहाइड्रस AlCl3 लिख सकते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस, देखिए होता क्या है, एनिलीन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में ये साल्ट फॉर्म कर लेता है। यहाँ पर नाइट्रोजन तो प्लस चार्ज आ जाता है। तो देखिए यहाँ लोन पेयर था, तो ये क्या होता था, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता था, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता था रिंग पे। बट यहाँ पर लोन पेयर जो है ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इस साल्ट फॉर्मेशन में, और ये जो नाइट्रोजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसकी रिएक्टिविटी जो है कंपाउंड की एनिलीन की, वो पुअर हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर को जाने लगेंगे। और अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तभी पॉसिबल है। ये तो आपका जो एनिलीन है ये रिएक्टिव है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप है। बट जब इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये साल्ट फॉर्मेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, रेजिस्ट करता है, या कोई भी आपका इनकमिंग ग्रुप है उसको आने नहीं देता है, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक नंबर का या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं डाइजोनियम साल्ट, इसकी भी प्रीवियसली थोड़ी सी चर्चा कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पर हम एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे, तो थोड़ा सा इसका जो जनरल फॉर्मुलेशन है वो जान लेते हैं। देखिए अगर आपका जो आपका डाइजोनियम साल्ट है या तो इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा, ठीक है। ये जो RN2X लिखा हुआ है ये आपका एल्काइल डाइजोनियम साल्ट है। एल्काइल डाइजोनियम साल्ट को चाहें तो आप एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो AR है, ArN2X, इसको एरिल डाइजोनियम साल्ट या फिर एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट बोल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर R और AR, तो आपको पता है R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, AR का मतलब फिनाइल ग्रुप होता है, एरिल ग्रुप। यहाँ पर X को आप ध्यान रखिएगा, X में इतने आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। X की जगह Cl माइनस ले सकते हैं, X की जगह पर Br ले सकते हैं, X की जगह HSO4 लिया जा सकता है एंड BF4 लिया जा सकता है। ये सारी स्पीसीज आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे आपके डाइजोनियम साल्ट बोले जाते हैं। और जो यहाँ पर डाई एजो ग्रुप है, ये आपका जो ग्रुप होता है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं N2+, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं डाई एजो ग्रुप। ये कहीं भी अगर इन्वॉल्व होता है तो वो आपके डाई एजो कंपाउंड होते हैं। और यहाँ आई थिंक यही आपका इन्वॉल्व हुआ है। जब स्ट्रक्चर हम फॉर्म करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो डाई एजो ग्रुप है वो किस तरह से होता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। एक नोटेबल पॉइंट है, डाइजोनियम साल्ट से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपके एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जबकि आपके एरिल डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, या कह सकते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं।
एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब मेरा है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जो आपके एल्काइल डाइजोनियम साल्ट होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि बहुत ही शॉर्ट लिव होते हैं, वो स्टेबल भी नहीं होते, उनको हम किसी रिएक्शन में यूज़ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम केवल एरिल डाइजोनियम साल्ट स्टडी करेंगे। और ये आपसे क्वेश्चन किया भी जा सकता है कि जो आपके एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट हैं या एल्काइल डाइजोनियम साल्ट हैं वो एरिल डाइजोनियम साल्ट से कम स्टेबल हैं या लेस स्टेबल हैं, क्यों? तो आप उसमें रीज़न में ये दे सकते हैं कि जो आपके एरिल डाइजोनियम साल्ट हैं उनमें रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, या उनकी स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस रिस्पॉन्सिबल है। जबकि आपके जो एल्काइल डाइजोनियम साल्ट हैं, ठीक है, या जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप में या एल्काइल डाइजोनियम साल्ट में कोई भी रेजोनेंस नहीं पॉसिबल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एरिल डाइजोनियम साल्ट है, ये आपका जो एरिल डाइजोनियम साल्ट है उसका इस तरह से होता है कुछ ये, एन डबल बॉन्ड एन Cl, ठीक है। ये जो आपका है इसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी वैलेंसी ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, Cl बाहर अगर कर दें हम तो Cl के बाहर जाते ही ये आपका इस तरह से बचता है। तो ये अभी आपका जो है डाइएजोनियम आयन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने मेंशन किया हुआ है ये डाइएजोनियम आयन है, ठीक है। तो डाइएजोनियम आयन जो है उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से होती है। यहाँ देख सकते हैं ये पहले क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। फिर यहाँ नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन को मूव करते हैं, तो एक आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो ये जो आपकी पोजीशन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाती है, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टेंड करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट आपका ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही यहाँ शिफ्ट होता है यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर दोनों एक बॉन्ड बना लेते हैं। और चूंकि यहाँ से यहाँ मूव हुआ है तो ये आपकी टेल पोजीशन है, तो टेल पोजीशन हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। तो यहाँ जो आपका ये कार्बन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ये पाई बॉन्ड आपका इधर इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आपके टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और ये इस तरह का जो इसे हम बोलते हैं एरिल डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। अब इसका प्रिपरेशन मेथड हम देखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस की वजह से होती है और इसमें जो आपके एल्काइल डाइजोनियम साल्ट हैं उनमें ऐसा नहीं होता, इस वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं। तो जो प्रिपरेशन इसमें देख सकते हैं 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन के साथ में NaNO2 HCl को ट्रीट करते हैं, एल्काइल डाइजोनियम साल्ट बनता है जो कि अनस्टेबल है। ऐसे ही एरिल एमीन के साथ में अगर ट्रीट करेंगे सेम वे में, यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये आपका एरिल डाइजोनियम साल्ट बनता है जो कि स्टेबल है लो टेम्परेचर पर। देखिए कभी कभी क्वेश्चन किया जाता है कि जो आपका डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है वो बहुत लो टेम्परेचर पर किया जाता है या बहुत ही लो टेम्परेचर पर टेक्स प्लेस होता है। तो इसमें रीज़न यही है कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर इसलिए कराया जाता है ताकि जो आपका डाइजोनियम साल्ट बने वो स्टेबल रहे। नहीं तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे 5 से ज़्यादा कर देंगे तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा और फिर ये रिएक्शन में नहीं यूज़ में आएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका रीज़न है इसे ध्यान रखिएगा। डाइएजोटाइजेशन जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका एरिल डाइजोनियम साल्ट है वो लो टेम्परेचर पर ही स्टेबल होता है। अब बात आती है कि जैसे ही बनता है इसको तुरंत हम यूज़ में लेते हैं, स्टोर किया हुआ नहीं यूज़ करते हैं या इसको हम स्टोर भी नहीं करते हैं, इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और तुरंत इसको यूज़ करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्वाइट स्टेबल है, ठीक है, लो टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर इसकी संभावना बहुत कम होती है स्टेबिलिटी की, इसकी वजह से इसको फ्रेशली प्रिपेयर करके तुरंत हम यूज़ में ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके केमिकल रिएक्शन है, इसमें 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट आपका ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस होता है। सेकेंड आपका डाइएजोटाइजेशन, जो डाइएजो ग्रुप है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर पहला आपका जो रिएक्शन है सैंडवेयर रिएक्शन है।
इसमें नाइट्रोजन गैस को रिप्लेस करेंगे Cl माइनस Br माइनस Cn माइनस आयन से, और जो आपका नाइट्रोजन गैस है ये आपका नाइट्रोजन गैस जो है आपका ये एरिल डाइजोनियम साल्ट का है। ठीक है, जब इस तरह का रिप्लेसमेंट होता है किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर 3 आपके रिएक्शन हैं, ये जो आपका है इसको बोलते हैं एरिल डाइजोनियम साल्ट। ये आपका डाइजोनियम साल्ट है। इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, जो आपका ये X ग्रुप है या N2X ग्रुप है ये पूरा रिप्लेस होगा। यहाँ पर जैसे आपने CuCl लिया है तो यहाँ पर आपको HCl लेना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह का हैलाइड आप यहाँ लेंगे उसी तरह का हैलाइड आप यहाँ भी लेंगे, तो आपका ये उसी के करस्पॉन्डिंग हैलाइड बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे CuCl HCl था तो यहाँ पर ArCl बन गया है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। उसके बाद में इसके साथ में जब CuBr को ट्रीट करते हैं तो CuBr के साथ में HBr लेंगे। यहाँ पर CuBr के साथ HCl HI नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसा आप हैलाइड यहाँ पर लेंगे उसी तरह का यहाँ लेंगे, तो यहाँ पर उसी के करस्पॉन्डिंग ArBr बन गया, यानी कि यहाँ पर एरिल ब्रोमाइड बन गया। ऐसे ही CuCN HCN है तो यहाँ पर ArCN बन गया। ये तीनों जो रिएक्शन है इनको कंबाइंडली हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, और सैंडमेयर रिएक्शन आपका एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम से भी आता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड रिएक्शन आपका बेटरमैन रिएक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो एरिल डाइजोनियम साल्ट की नाइट्रोजन गैस Cl नेगेटिव Br माइनस से रिप्लेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एंड HCl। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए इससे पहले अभी प्रीवियस जो आपने रिएक्शन पढ़ी है सैंडमेयर रिएक्शन, उसमें क्या था, उसमें Cl माइनस Br माइनस एंड Cn माइनस भी इंक्लूडेड था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ केवल आपका Cl माइनस Br माइनस ही इंक्लूडेड है, और जो वहाँ सैंडमेयर रिएक्शन में था वहाँ पर कॉपर का साल्ट था एंड HCl था। यहाँ पर कॉपर पाउडर है एंड HCl है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर CuBr और ये जो है आपका ये इस तरह से होना चाहिए यहाँ पे X, ठीक है। और ये अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा, X माइनस। यहाँ पे जो X है आपका ये इस तरह से, यहाँ पर जो X है इसको अगर हम नीचे यहाँ मेंशन कर दें Cl एंड Br तो सबसे बेटर होगा। यहाँ पर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ही बनाए जा सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि सैंडमेयर रिएक्शन में आपके क्लोराइड ब्रोमाइड भी बनाया जा सकता है, इसमें भी बनाया जा सकता है। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि सैंडमेयर रिएक्शन से एरिल साइनाइड भी बनाया जा सकता है, बट इससे नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो आपका रिएजेंट था वो आपका क्या था, CuCl CuX एंड HX था। ठीक है, यहाँ पर क्या है Cu एंड HX है। यहाँ पर कॉपर पाउडर हाइड्रोजन हैलाइड है, वहाँ पर क्या था, कॉपर का साल्ट था एंड हाइड्रोजन हैलाइड था। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ये मल्टीपल चॉइसेस में या फिर एक्सेप्शनल रीजन टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो ये आपके देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट्स हैं। यहाँ पर Ar(N2X) अगर इसको इससे ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर X बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा आपका CuCl ArCl हो जाएगा। और ये आपका अगर इस तरह से ट्रीट किया जाता है तो ये आपका ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये आपके कुछ रिएक्शन हैं जिसमें आप ये देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन थी सैंडमेयर रिएक्शन से, कुछ डिफरेंट थी, और ये आपका नेम रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के 2 रिएक्शन जरूर आते हैं। अब देखिए कुछ और भी अल्टरनेटिव आपके रिप्लेसमेंट्स हैं, जैसे आपका Cl से आयोडाइड बनाना है। ठीक है, यहाँ पर N2 को रिप्लेस करना है हमें किससे, आयोडाइड आयन से, इसमें F माइनस आयन से, इसमें OH माइनस आयन से, इसमें H से, इसमें OH माइनस आयन से, इसमें NO2 माइनस से। तो यहाँ सारे के सारे आपके जो हैं ये अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। अगर KI से ट्रीट करते हैं इस साल्ट को तो यहाँ पर
ये आपका बनेगा, ठीक है। और अगर इससे ट्रीट करते हैं, यहाँ पर चाहें तो एक चीज़ दिखा सकते हैं, CuX लास्ट में आपका एक बनेगा यहाँ पे दोनों जगह पे। यहाँ HbF4 यानी कि जो ब्रोमो फ्लोरिक एसिड है उससे ट्रीट करते हैं, ये आपका बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आर्थोफास्फोरस एसिड से अगर ट्रीट करेंगे वाटर के साथ में तो आपका ये जो N2Cl है ये रिप्लेस हो जाएगा H से, यहाँ पे H आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। H2O से ट्रीट करते हैं तो ये आपका जो N2Cl है डाइजोनियम क्लोराइड ये OH माइनस से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर अगर HbF4 एंड NaNO2 से यानी कि नाइट्रेशन जब करते हैं तो कॉपर पाउडर के साथ में अगर हीट करते हैं, ये आपका पूरा रिएक्टिव एजेंट है। इससे अगर ट्रीट करते हैं तो ये जो आपका N2Cl है यानी कि डाइजोनियम क्लोराइड है ये NO2 ग्रुप से या NO2 से रिप्लेस हो जाता है। तो ये कुछ आपके डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। बट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो लास्ट में नोट के बाद में जो मेंशन किए गए हैं जो अदर रिप्लेसमेंट्स हैं ये आपके गैटरमैन रिएक्शन नहीं है। गैटरमैन रिएक्शन में केवल आपका क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ही होता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड टाइप के जो रिएक्शन है उसमें जो आपका डाइएजो ग्रुप है उसको सेव किया जाता है, रिटेन किया जाता है। अभी तक जो आपने स्टडी किया है उसमें हम क्या करते थे, डाइएजो ग्रुप को हम बाहर करते थे N2 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, उसको हम होल्ड करके रखेंगे और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो फिनॉल से अगर ट्रीट किया जाता है बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। फिनॉल आपका एक एसिडिक होता है, एसिड है, तो यहाँ बेस लेंगे, यहाँ बेस है तो एसिड लेंगे, ये चीज़ भी बताएंगे आगे हम। यहाँ फिनॉल के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है। जो हाइड्रोजन है आपका ये कहाँ पे है, ये पैरा पोजीशन पर है। तो ये हाइड्रोजन बेस से रिप्लेस हो जाता है, H2O बना लेता है। और यहाँ पर चाहे यहाँ पर NaCl आप दिखा सकते हैं, वैसे यहाँ पर दोनों जगह पर, चलो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, Cl-। तो ये आपका बनता है, इसमें पैरा, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक डाई होती है, ठीक है। जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं उनकी तरह इसका रिएक्शन इसको यूज़ किया जाता है। ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनमें ये आ सकता है। यहाँ फिनॉल डाइजोनियम साल्ट के साथ बनाता है। अगर क्वेश्चन आता है एन एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद एल डाइजोनियम साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म अ डाई ऑरेंज कलर डाई, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो आपका कंपाउंड कौन सा होगा, फिनॉल होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये आता है, उसके लिए आपको ये लर्न रखना है, ध्यान रखना है। इसका कलर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम एनिलीन से ट्रीट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एनिलीन बेसिक नेचर का होता है तो यहाँ पर हम एसिड लेंगे, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रोजन इसको हटाने के लिए ऐसा करते हैं। और यहाँ पर जो ये आपका था फिनॉल, ये एसिडिक नेचर का था, इसलिए यहाँ पर हमने बेस लिया था। तो आई थिंक अपोजिट नेचर के यहाँ पर रीजेंट आप लेंगे ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए आसानी से, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ HCl के प्रेजेंस में आपका जो कंपाउंड बनता है वो होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ठीक है। पैरा एमिनो एजोबेंजीन जो है आपकी वो एलो डाई है, ठीक है। यहाँ पर ऑरेंज डाई थी, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। जब एलो डाई बनती है तो एनिलीन होता है, और फिनॉल जब होती है तो वहाँ पर ऑरेंज डाई बनती है। और ये आपके जो हैं ये दोनों कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन इसलिए हैं, देखिए यहाँ पे इन दोनों बेंजीन न्यूक्लियस को अटैच करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये बेंजीन न्यूक्लियस था, एक ये बेंजीन न्यूक्लियस था। दोनों यहाँ पर क्या हो गए हैं, आपस में कपल हो गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं थ्रू डाइएजो ग्रुप। ये आपका डाइएजो ग्रुप है, ऐसे इसमें भी हुआ है। तो दो बेंजीन न्यूक्लियस कपल हो गए हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अभी आपको वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको वर्कशीट मिले और उससे कुछ आप रिजल्ट्स भी निकाल सकें।